हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज हम करेंगे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ एमसीक्यूज। क्योंकि मैंने आपको खैर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा तो सारे ही दिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो बीच में मिस हो जाते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू हमेशा कवर हो ही जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगी, तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और हो जाएगी और आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है आज की सीरीज में। मतलब ये फर्स्ट टेस्ट ही कह लीजिए या फिर एमसीक्यू सीरीज कह लीजिए, पहली ही है। केवीएस, पीआरटी, ईवीएस स्पेशल है। ओके, इसके साथ ही जो लोग और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल साइंस हो गई या फिर ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, वो सब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कवर हो ही रहा है। तो आपके जीके के लिए भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आई एम श्योर कि इस एमसीक्यू की सीरीज में से एक दो क्वेश्चन आपको या जीके में या फिर ईवीएस में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ये समझकर चलना कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और आप भी आंसर करिएगा, क्योंकि मैं आपको प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा चुकी हूं। और अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है केवीएस, पीआरटी, ईवीएस स्पेशल में, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। वैसे अभी फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज में मैंने इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बट फिर भी आई थिंक कि कुछ ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इंडिया में, वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला इसका जो ऑप्शन है वो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, यानी कि जो जुडिशरी हमारी ऑल ओवर उससे है। जनहित याचिका से है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से है, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से है। और यहां पर ध्यान रखना है न्यायिक सक्रियता की बात हो रही है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगी ही, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो चलिए आंसर कीजिए अगर आपको आंसर आता है तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या है। न्यायिक सक्रियता होती क्या है? बेसिकली जो न्यायपालिका होती है यानी कि हमारी जो जुडिशरी होती है, उसका जब एक्टिव रोल होता है मतलब समाज में एक तरह से न्याय दिलवाने में समाज को, तो उसको हम बेसिकली न्यायिक सक्रियता कहते हैं। लेकिन ये न्यायिक सक्रियता क्या केवल जुडिशरी के एक्टिव हो जाने से आ जाती है, या फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो जरूरी होने चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, वो होगा बी, यानी कि द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं, या फिर जनहित याचिका हम बोल सकते हैं। जनहित याचिका यानी कि PIL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PIL, या फिर जनहित याचिका। इसके थ्रू जो है जो व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए, अगर वो गरीब है या फिर वो ऐसा है कि भाई वो नहीं जा सकता है जुडिशरी में किसी भी रीजन से, तो कोई संगठन या फिर कुछ और लोग जो हैं उसकी तरफ से जुडिशरी में जा सकते हैं उसके लिए मदद मांगने के लिए या फिर उनको न्याय दिलवाने के लिए। तो यही है जनहित याचिका, और ये न्यायिक सक्रियता से बहुत रिलेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर दूसरों के लिए काम करते हैं जनहित याचिका के थ्रू, ताकि दूसरे दबे हुए तबके के जो लोग हैं या फिर हाशिए के समूह के लोग हैं उनको न्याय जो है मिल पाए। तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है जनहित याचिका से बहुत अच्छे तरह से जुड़ी हुई है। और एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत बुक है, उसमें क्लियरली ये आंसर दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर जुडिशरी आना चाहिए, नहीं। जनहित याचिका बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है न्यायिक सक्रियता के लिए, जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए जनहित याचिकाएं जो है बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। और ये प्रॉपर इसका आंसर एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, और जो कि एक IAS लेवल की बुक है, तो शक करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि जिसको हम मनी बिल कहते हैं को परिभाषित किया गया है? दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, और इतनी बार एग्जाम्स में आता है, जीके के एग्जाम्स में आता है, और पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपको वही कराऊंगी जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बताइए, तो धन विधेयक की बात है, मनी बिल की बात है, तो आर्टिकल 109, 110, 111 और 105। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 110 यानी कि आर्टिकल 110 जो है वो डिफाइन करता है धन विधेयक को, यानी कि मनी बिल को। और मनी बिल क्या होता है, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप पहले इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी कि इसमें एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है।
तो भाई दोनों सदन, जब दोनों सदनों पे जो है बहसबाजी हो जाती है, एक सदन, सपोज लोकसभा से कोई विधेयक जो है पारित हो जाता है लेकिन वो राज्यसभा में जाकर अटक जाता है, राज्यसभा उसको नहीं पारित करती है, तो ऐसे में एक सिंपल अधिवेशन जो होता है यहाँ पे मतलब दूसरे वाले जो सिंपल अधिवेशन, सामान्य बहुमत वाले विधेयक जो होते हैं, अगर उसमें ऐसी कोई गड़बड़ होती है कि भाई एक सदन से पास हो जाता है लेकिन दूसरे से नहीं पास होता है, तो इस मामले में संयुक्त अधिवेशन बैठ सकता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया और प्रधानमंत्री हो गया। तो आपको अगर आंसर आता है तो आंसर कीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगी ही। तो देखिए, जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, जब ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, या फिर खाली स्पीकर भी आपको मिल सकता है। लोकसभा का स्पीकर जो है इनकी अध्यक्षता करेगा। वैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का दोनों का अगर ज्वाइंट सेशन है तो भी लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है। एक तरह से स्टार्ट करने की बात होती है, आहूत का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड क्या होगा नहीं पता, बट आहूत कौन करता है, ये अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आपको आंसर करना है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, एक तो ये जो मैंने आपसे पूछा है, और दूसरा ये बन सकता है कि इनकी सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं आएगा, वहां पर आ जाएगा इनको आहूत कौन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति फरमान एक तरह से स्टार्टिंग वो करता है और उसके बाद ही अध्यक्षता तो लोकसभा स्पीकर ही करता है। लेकिन अगर आहूत करने की बात आए तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन अभी यहां पर इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो आपको ये बता रहा है बेसिकली कि पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन संसद का भाग कहलाता है, या फिर संसद किससे मिलकर बनती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने सारे मिले जुले ही हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा। तो बड़े ही ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। वैसे तो आसान है क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे बेटर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, वो मतलब वोट वगैरह नहीं करता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, वहां पे मत नहीं देता है अपना, लेकिन भाई वो एक कह सकते हैं ना, एक अभिन्न अंग कह सकते हैं हम राष्ट्रपति को, और इन तीनों को ही मिलाकर हमारी संसद जो है वो कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगर वहां पे नंबर ऑफ जजेस को जो है इंक्रीज करना है, ठीक है, तो जितने भी जजेस होते हैं वहां पर, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और एक होते हैं हमारे नॉर्मल जजेस होते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो अगर इन जजेस की नंबर में इंक्रीज करना है तो ये पावर किसके पास है, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन हो गया, एंड देन लास्ट ऑप्शन इज संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो बड़ा ही सोच समझकर आपको आंसर करना है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद। तो ये शक्ति है पार्लियामेंट के पास कि भाई अगर जजेस की पावर इंक्रीज करनी है, मतलब जजेस की जो संख्या है वो इंक्रीज करनी है, नंबर ऑफ जजेस अगर इंक्रीज करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर फैसला जो है संसद लेगी, और संसद में वही है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि लास्ट में कोई भी विधेयक जब पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, फिर उसमें राष्ट्रपति के ऊपर है, उसके पास वीटो की भी शक्ति हो सकती है, मतलब होती ही है। ठीक है, पॉकेट वीटो होता है, बहुत सारे वीटो होते हैं। तो वो जब फाइनली जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब कोई विधेयक जो है बनकर एक एक्ट बन जाता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो संसद से अप्रूव उसको होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर लोकसभा ने एक धन विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब लोकसभा में उसको स्टार्ट किया गया, उस पर चर्चा की गई, उसमें वोटिंग हो गई, और सपोज लोकसभा से वो पास भी हो गया, उसके बाद जाएगा वो राज्यसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा के पास शक्तियां हैं इससे रिलेटेड भी, लेकिन बहुत कम शक्तियां धन विधेयक को लेकर।
तो ये बताना है कि भाई अगर लोकसभा ने राज्यसभा के पास धन विधेयक जो है भेज दिया पारित होने के लिए, तो अब राज्यसभा कितने दिनों के अंदर उस पर फैसला लेगी या फिर उसको जो भी करेगी वापस करेगी उसको, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा, 12 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर या फिर 18 दिनों के अंदर, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 14 डेज। भाई 14 डेज के अंदर अंदर जो है राज्यसभा को अपना जो विधेयक है उस पर अपना फैसला देना पड़ेगा विद इन 14 डेज, उसमें ज्यादा देर आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसे रिट जारी करने का अधिकार है। तो देखिए जो न्यायालय है वो 5 तरह की रिट जारी करते हैं, ठीक है। 5 रिट्स हैं, आपको अगर उनके नाम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो ये 5 रिट जारी करने का अधिकार जो है किसको है, किसके लिए होती है वैसे ये रिट, ये बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे मूल अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा के लिए की जाती है, ये रिट जारी की जाती है। तो आपको ये बताना है किसको अधिकार है। ये सारे ऑब्वियसली न्यायालय ही हैं, कोर्ट्स ही हैं, लेकिन कौन सा कोर्ट है जिसको ये अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिसमें जिला न्यायालय या फिर ये सब आते हैं, एसडीएम ऑफिस वगैरह जो भी है सारे, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ही, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है। 5 तरह की रिट जारी करते हैं और बेसिकली लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। अब जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रियों की बात हो रही है यहाँ पर, अगर एक पॉइंट जो है क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की बात है। तो केंद्रीय मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या फिर उपराष्ट्रपति दिलाता है, ये आपको आंसर करना है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी कि पीएम की सलाह पर जो है मंत्रियों को नियुक्त करता है। मतलब पीएम डिसाइड करता है कि कौन से मंत्री को किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। अगर सपोज नरेंद्र मोदी जी जब जीते होंगे तो उनकी एक पूरी कैबिनेट कैसे तैयार हुई होगी, क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट ऐसे नियुक्त कर देता है? नहीं, उन्होंने कुछ नाम दिए होंगे और ये नाम जो है वो राष्ट्रपति को बताते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नियुक्ति तो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन ऑब्वियसली नाम तो वहां पर राष्ट्रपति का ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। मतलब ये कुछ 4 नाम है आपके सामने, इनमें से 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो आपको बेसिकली उन्हीं का नाम बताना है। तो मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह हो गए और मनमोहन सिंह, ये सारे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब करंट में तो नरेंद्र मोदी है, आपको पता ही होगा। तो देखिए नरेंद्र मोदी को तो आप सब पहले एलिमिनेट कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बाकी ऑप्शंस में से बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। तो ये जो है कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे किसी भी राज्य के। मोरारजी देसाई जो थे वो बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे उस टाइम पे, जो बंबई राज्य था उनके टाइम पे। उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के रहे हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको ऑर्डिनेंस पास करने की मतलब शक्ति है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है ये आपको बताना है। आपको सारे आर्टिकल्स रटने की तो नहीं कहूंगी कि आप सारे आर्टिकल्स रटिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी हैं। उच्च न्यायालय के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी हैं, तो जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। और बेसिकली मैं इस एमसीक्यू की सीरीज में कोशिश करूंगी सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाए।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10th का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। 360 तो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से है, जो कभी भी नहीं लगी है अब तक, और ये भी आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है 356। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइड, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपने साथ साथ आंसर किए हैं तो 10 में से आपको कितना स्कोर मिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चलो ये तो आप करोगे ही, साथ ही साथ मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, क्योंकि लगातार आप जब मेहनत करते हैं ना, लगातार ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बीच बीच में छोड़ते रहेंगे कि लो भाई अब 10 दिन नहीं पढ़ते हैं, अब 5 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लो आपका टूट जाएगा और उससे जो है आपको ही नुकसान होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मेहनत करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़े जरूर, मतलब रेगुलरिटी जरूर रखें अपनी पढ़ाई में। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।